क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप चाय का कप हाथ में पकड़े बालकनी में तो खड़े हैं, पर आपको उस चाय का स्वाद तक महसूस नहीं हो रहा। आपका शरीर वहीं है, लेकिन आपका दिमाग या तो कल ऑफिस में हुई उस बेकार सी बहस को फिर से जी रहा है, या फिर इस बात से डरा हुआ है कि कल प्रेजेंटेशन में क्या होगा। सच तो यह है कि हम सब एक ऐसी अजीब सी जेल के कैदी बन गए हैं जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, फिर भी हम भागते नहीं। इस जेल की दीवारें ईंटों की नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों की बनी हैं। हम अपने ही दिमाग की बनाई हुई कहानियों में उलझकर रह गए हैं और असल जिंदगी हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल रही है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक एकर्ट टोले एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। वे कहते हैं कि आपकी जिंदगी की 90% परेशानियां असल में हैं ही नहीं। चौंक गए ना? जरा सोचिए, अगर आप अभी इसी वक्त अपने विचारों को रोक दें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें, तो क्या इस पल में कोई समस्या है? दुख हमेशा या तो बीते हुए कल की याद में होता है या आने वाले कल की चिंता में। आज में यानी अभी में सिर्फ शांति होती है। एकर्ट हमें उस सीक्रेट बटन के बारे में बताते हैं जिसे दबाते ही आपके दिमाग की वो बेमतलब की बकबक हमेशा के लिए शांत हो सकती है। आज हम किसी भारी भरकम किताबी ज्ञान की नहीं, बल्कि उस जादुई शक्ति की बात करेंगे जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। दिमाग का मालिक बनने का पहला तरीका है अपने विचारों का चौकीदार बनना। अक्सर जब हमें गुस्सा आता है या चिंता होती है, तो हम मान लेते हैं कि मैं दुखी हूं या मैं गुस्से में हूं। लेकिन एकर्ट कहते हैं कि आप वो गुस्सा नहीं हैं, आप वो हैं जो उस गुस्से को देख रहा है। अगली बार जब आपके मन में कोई बुरा विचार आए, तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस एक किनारे खड़े होकर उसे ऐसे देखिए जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं। जब आप अपने विचारों से खुद को अलग कर लेते हैं, तो अचानक आपके दिमाग की पकड़ आप पर ढीली होने लगती है। आप पाएंगे कि जिस विचार ने आपको कल तक रुलाया था, आज वो आपको छू भी नहीं पा रहा। दूसरा तरीका बहुत ही आसान और प्यारा है, जिसे हम इर्रेशनल गैप कहते हैं। दिन भर के काम के बीच में बस कुछ सेकंड्स के लिए ठहर जाइए। जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हों, तो अपनी हर कदम की आहट को महसूस करें। जब आप हाथ धो रहे हों, तो पानी की ठंडक और साबुन की खुशबू पर पूरा ध्यान लगा दें। ये छोटे छोटे पल आपके दिमाग की उस चेन को तोड़ देते हैं जो लगातार भविष्य की चिंता में भाग रही होती है। ये पल आपको याद दिलाते हैं कि आप एक मशीन नहीं, बल्कि एक जिंदा इंसान हैं। जब आप छोटे कामों में पूरी तरह खो जाते हैं, तो आपकी चिंता के पास रुकने की कोई जगह नहीं बचती। तीसरा और सबसे गहरा तरीका है स्वीकार करना, यानी सरेंडर करना। हम अपनी आधी ताकत उन चीजों को बदलने में लगा देते हैं जो हमारे हाथ में हैं ही नहीं। ट्रैफिक जैम हो गया, हम परेशान होते हैं। बारिश हो गई, हम चिढ़ जाते हैं। एकर्ट सिखाते हैं कि जो जैसा है उसे वैसा ही मान लेने में बहुत बड़ी शक्ति है। इसका मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि उस स्थिति से लड़ना बंद करना है जिसे आप बदल नहीं सकते। जैसे ही आप जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं, आपका मन एकदम शांत हो जाता है और उस शांति में आपको वो रास्ते दिखने लगते हैं जो पहले गुस्से या तनाव की वजह से छिपे हुए थे। एकर्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक चाबी है जो आपको खुद से मिलवाती है। यकीन मानिए, जिस पल को पूरी दुनिया पहाड़ों, जंगलों या सफलता की ऊंचाइयों में ढूंढ रही है, वो पल कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर इसी वक्त मौजूद है। जब आप अभी में जीना सीख जाते हैं, तो जिंदगी का बोझ खत्म हो जाता है और आप हर दिन को एक उत्सव की तरह जीने लगते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए और उस सुकून को महसूस करने के लिए जो हमेशा से आपका था? चलिए, आज से ही अपने दिमाग के गुलाम नहीं, बल्कि उसके मालिक बनने का सफर शुरू करते हैं। अध्याय 1, आप अपने मन नहीं हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका मन एक पल भी चुप नहीं बैठता? कभी वो बीते हुए कल की गलतियों को दोहराता रहता है, तो कभी आने वाले कल की चिंता में आपको डराता रहता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे सिर के अंदर कोई लगातार बोल रहा हो। और सबसे अजीब बात यह है कि हम उस आवाज को ही मैं मान लेते हैं। यही वो जगह है जहां एकहार्ट टोले इस पुस्तक की सबसे गहरी और जीवन बदल देने वाली बात कहते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो उन विचारों को देख रहा है। पहली बार ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि हमारा मन, हमारे विचार, हमारी यादें और हमारी पहचान, यही हम हैं। लेकिन टोले कहते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आता है, जैसे मैं असफल हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो हम उन विचारों को सच मान लेते हैं। धीरे धीरे वही विचार हमारी पहचान बन जाते हैं और फिर इंसान अपनी ही बनाई मानसिक जेल में कैद हो जाता है। सोचिए, अगर आसमान में बादल आ जाएं तो क्या आसमान खत्म हो जाता है?
नहीं, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वहीं रहता है। ठीक वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं, लेकिन आपकी असली चेतना हमेशा स्थिर रहती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम बादलों को ही आसमान समझ बैठते हैं। हम अपने मन की हर बात पर भरोसा करने लगते हैं, जबकि मन हमेशा सच नहीं बोलता। टोले हमें साक्षी चेतना विकसित करने के लिए कहते हैं। इसका मतलब है अपने विचारों को बस देखना, उन्हें पकड़ना नहीं। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते हुए देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखिए, बिना ये कहे कि ये अच्छा है या बुरा, बिना लड़ाई किए, सिर्फ देखिए। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि मन लगातार आपको अपने साथ बहा कर ले जाना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे आप देखने की कला सीखते हैं, वैसे वैसे मन की पकड़ कमजोर होने लगती है। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया। सामान्यतः आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया देगा, गुस्सा, दुख, बदला या खुद को साबित करने की इच्छा। लेकिन अगर उसी पल आप अपने अंदर उठ रहे विचारों को देख लें, तो अचानक एक दूरी बन जाती है। आप महसूस करेंगे कि गुस्सा आप नहीं है, वो सिर्फ एक गुजरती हुई मानसिक प्रतिक्रिया है। यही जागरूकता धीरे धीरे आपको भीतर से मुक्त करने लगती है। टोले ये भी कहते हैं कि मन दुश्मन नहीं है। मन एक बेहद शक्तिशाली साधन है। उसी की मदद से हम सीखते हैं, काम करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब साधन ही मालिक बन जाता है। आज अधिकांश लोग अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। उनका मूड, उनकी शांति, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ उनके विचारों पर निर्भर करता है। अगर मन ने कुछ अच्छा कहा तो वे खुश, और अगर मन ने डर पैदा किया तो वे बेचैन। यानी पूरी जिंदगी एक अनियंत्रित आवाज के हाथों में चली जाती है। लेकिन जैसे ही इंसान ये समझ लेता है कि मैं मन नहीं हूं, उसी क्षण उसके भीतर आजादी की शुरुआत हो जाती है। अब वो हर विचार पर विश्वास नहीं करता। अब वो अपने भीतर एक ऐसी जगह खोजने लगता है जहां शांति है, स्थिरता है और गहरा सुकून है। यही वो चेतना है जिसे एकाहर्ट टोले सच्चा स्व कहते हैं। ये अध्याय हमें एक बहुत बड़ा सच दिखाता है कि हमारी अधिकतर पीड़ा बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारे मन की लगातार चलती हुई कहानी से पैदा होती है। और जब हम उस कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह देखना सीख जाते हैं, तब जीवन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यही आत्म जागरण का पहला कदम है, शायद सबसे कठिन भी, लेकिन सबसे सुंदर भी। अध्याय 2, चेतना, बाधाओं से मुक्ति का मार्ग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो समय के साथ खत्म नहीं होते? बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी लगातार चलती रहती है। छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना, बिना वजह उदास महसूस करना या किसी पुराने जख्म का अचानक फिर से जाग उठना। एकाहर्ट टोले कहते हैं कि ये सिर्फ आपका मूड नहीं है, इसके पीछे एक गहरी मानसिक और भावनात्मक शक्ति काम कर रही होती है, जिसे वे पेन बॉडी कहते हैं। पेन बॉडी को समझना इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। टोले बताते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी पुरानी तकलीफें, असफलताएं, अपमान, डर, अकेलापन और टूटे हुए अनुभव होते हैं, वे केवल यादों में नहीं रहते। वे धीरे धीरे हमारे भीतर एक ऊर्जा के रूप में जमा हो जाते हैं। यही जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा पेन बॉडी बन जाती है। सोचिए, किसी ने बचपन में आपको बार बार नीचा दिखाया हो सकता है कि आज आप बड़े हो चुके हों, लेकिन जब भी कोई आपकी आलोचना करता है, भीतर अचानक वही पुराना दर्द जाग उठता है। आप जरूरत से ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं या अंदर से टूटने लगते हैं। असल में प्रतिक्रिया वर्तमान परिस्थिति पर नहीं होती, बल्कि पुराने घाव फिर से सक्रिय हो जाते हैं। यही पेन बॉडी का खेल है। टोले कहते हैं कि पेन बॉडी को जीवित रहने के लिए नकारात्मकता चाहिए होती है। इसलिए जब ये सक्रिय होती है, तब इंसान बिना वजह लड़ाई करना चाहता है, दुखी रहना चाहता है या ऐसी बातें सोचने लगता है जो उसे और नीचे गिरा दें। कई बार हम खुद ही अपने दर्द को बढ़ाने लगते हैं और समझ ही नहीं पाते कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। लेकिन इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि टोले केवल समस्या नहीं बताते, बल्कि उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। वे कहते हैं कि पेन बॉडी से लड़कर आप कभी नहीं जीत सकते। जितना आप उससे भागेंगे, वो उतनी ही मजबूत होगी। असली मुक्ति तब शुरू होती है जब आप अपने भीतर उठ रही पीड़ा को बिना जज किए सिर्फ जागरूक होकर देखना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको अचानक बहुत गुस्सा आ रहा है। आमतौर पर हम या तो उस गुस्से को बाहर निकाल देते हैं या उसे दबा देते हैं। लेकिन टोले कहते हैं, बस उसे देखो, महसूस करो कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। दिल की धड़कन कैसी है, मन में कौन से विचार चल रहे हैं, शरीर में कैसी बेचैनी है। जब आप पूरी जागरूकता के साथ उस भावना को देखते हैं, तब धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। यही प्रेजेंस यानी वर्तमान क्षण में जागरूक रहना है।
टोले के अनुसार वर्तमान क्षण में इतनी शक्ति होती है कि वो वर्षों पुरानी मानसिक पीड़ा को भी पिघला सकता है, क्योंकि पेन बॉडी हमेशा अतीत के दर्द और भविष्य के डर से बनी रहती है। जैसे ही आप पूरी तरह अभी में आ जाते हैं, उसका अस्तित्व कमजोर पड़ने लगता है। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन असल जीवन में इसे अपनाना एक गहरा अभ्यास है। जब कोई आपको चोट पहुंचाए और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुककर खुद को देखें, वही असली चेतना है। जब उदासी आए और आप उसमें डूबने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें, वही जागरूकता है। और धीरे धीरे यही जागरूकता आपको भीतर से बदलने लगती है। टोले इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अपनी पीड़ा से अपनी पहचान बना लेता है। कुछ लोग सालों तक कहते रहते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं कभी खुश नहीं रह सकता, मेरी जिंदगी ही दुख है। धीरे धीरे वे अपने दर्द को ही अपना सच मान लेते हैं। लेकिन टोले कहते हैं, आपका दर्द नहीं है। दर्द सिर्फ एक अनुभव है, आपकी असली पहचान नहीं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हीलिंग यानी अंदरूनी उपचार तब शुरू होता है जब हम अपने दर्द को दुश्मन मानना बंद कर देते हैं, क्योंकि जिस चीज को आप पूरी जागरूकता से देख लेते हैं, उससे आप मुक्त होने लगते हैं। अंत में एकाहट टोले हमें एक बेहद गहरी बात समझाते हैं। दर्द से बचने की कोशिश ही सबसे बड़ा दर्द बन जाती है, लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसके प्रति जागरूक रहते हैं, तब वही पीड़ा आपके जागरण का रास्ता बन जाती है। और शायद यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अंधकार से लड़ना जरूरी नहीं, बस भीतर एक छोटा सा दीपक जलाना जरूरी है। चेतना वही दीपक है। अध्याय 3, गहरी उपस्थिति में जाना यानी मूविंग डीपली इनटू द नाउ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारा मन शायद ही कभी अभी में रहता है? शरीर इस पल में होता है, लेकिन दिमाग या तो बीते हुए कल की किसी गलती में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में खोया रहता है। एकाहट टोले इस अध्याय में हमें इसी सबसे बड़ी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि इंसान की असली ताकत किसी भविष्य में नहीं छिपी, बल्कि इसी वर्तमान क्षण में मौजूद है। क्योंकि सच ये है कि जीवन हमेशा अभी में ही घटता है। आपने कभी कल को जिया नहीं और न ही आने वाले कल को कभी जी पाएंगे। जो भी अनुभव हुआ है वो हमेशा इसी क्षण में हुआ है। टोले बताते हैं कि हमारा मन लगातार समय में भटकता रहता है। कभी वो पुरानी यादों को दोहराता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं से डर पैदा करता है। यही कारण है कि इंसान के अंदर बेचैनी, तनाव और खालीपन बढ़ता जाता है। सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ है जब आप किसी खूबसूरत पल में मौजूद थे, लेकिन आपका मन कहीं और भाग रहा था। परिवार के साथ बैठे हुए भी दिमाग काम की चिंता में फंसा रहता है। छुट्टियों में भी मन भविष्य की समस्याओं के बारे में सोचता रहता है। यानी शरीर एक जगह है, लेकिन चेतना कहीं और। एकाहट टोले कहते हैं कि जब हम पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हैं, तो मन का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसी शांति में हमें अपने भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस होती है। ये ऐसी शांति होती है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। न पैसा, न सफलता, न लोगों की तारीफ, ये भीतर से पैदा होती है। वे वर्तमान में लौटने का सबसे सरल तरीका बताते हैं, अपनी श्वास पर ध्यान देना, क्योंकि सांस हमेशा अभी में चलती है। जब आप अपनी सांस को महसूस करते हैं, उसकी गति को देखते हैं, तो आपका ध्यान मन की भागदौड़ से हटकर वर्तमान क्षण में आने लगता है। यही ध्यान का असली अर्थ है, मन को जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि अपने भीतर की उपस्थिति को महसूस करना। कल्पना कीजिए आप सुबह जल्दी उठकर खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, हल्की हवा चल रही है। अगर उस पल आप केवल हवा को महसूस करें, पक्षियों की आवाज सुनें और बिना किसी विचार के सिर्फ उस अनुभव में मौजूद रहें, तो आपको भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होगी। वही नाव की शक्ति है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे पलों को जी ही नहीं पाते, क्योंकि उनका मन लगातार कहीं और भाग रहा होता है। टोले ये भी समझाते हैं कि वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं कि आप भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें। फर्क सिर्फ इतना है कि आप भविष्य के लिए काम करें, लेकिन मानसिक रूप से उसमें खोए न रहें। जब इंसान पूरी जागरूकता के साथ इस पल में काम करता है, तो उसका काम भी बेहतर होता है और उसका मन भी शांत रहता है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, वो हमेशा इसी क्षण में छिपी है। लेकिन उसे महसूस करने के लिए मन के शोर से ऊपर उठना होगा। जिस पल आप पूरी तरह अभी में आ जाते हैं, उसी पल डर कम होने लगता है, चिंता खत्म होने लगती है और जीवन पहले से कहीं ज्यादा जीवंत महसूस होने लगता है। एकाहट टोले हमें याद दिलाते हैं कि वर्तमान क्षण कोई साधारण चीज नहीं है, यही जीवन का द्वार है।
जो इंसान इस द्वार में प्रवेश करना सीख जाता है, वो धीरे धीरे भीतर की उस शांति को पा लेता है जिसे पूरी दुनिया बाहर खोजती रहती है। अध्याय 4, मन की रणनीतियां, वर्तमान से बचने के तरीके। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी आप कुछ पल के लिए शांत बैठते हैं, आपका मन तुरंत किसी न किसी बात में उलझ जाता है। कभी पुरानी गलतियों की याद, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी किसी काल्पनिक समस्या की कहानी। ऐसा लगता है जैसे मन को अभी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। एखार्ट टोले कहते हैं कि मन की सबसे बड़ी चाल यही है, आपको वर्तमान क्षण से दूर रखना। मन हमेशा आपको यह महसूस कराता है कि कुछ कमी है, कुछ ठीक करना बाकी है, या जब ये चीज मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, मन तुरंत दूसरी समस्या या दूसरी चाहत पैदा कर देता है। यानी मन का खेल कभी खत्म नहीं होता। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं लेकिन भीतर से संतुष्ट नहीं हो पाते। टोले यहां साइकोलॉजिकल टाइम की बात करते हैं। ये वो मानसिक समय है जिसमें इंसान या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। कोई व्यक्ति सालों पुरानी बात को याद करके आज भी दुखी हो सकता है। कोई इंसान भविष्य की कल्पनाओं और डर में इतना खो जाता है कि आज का दिन ही नहीं जी पाता। सोचिए, कितनी बार आपने किसी आने वाले इंटरव्यू, रिजल्ट या रिश्ते की चिंता में अपनी वर्तमान शांति खो दी होगी, जबकि वो घटना अभी हुई भी नहीं थी। टोले कहते हैं कि क्लॉक टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम में फर्क समझना बेहद जरूरी है। क्लॉक टाइम जरूरी है, हमें काम पर समय से पहुंचना है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट याद रखनी है, भविष्य की योजना बनानी है, ये सब सामान्य और आवश्यक है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारा पूरा मानसिक जीवन भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ में बदल जाता है। तब हम जीना बंद कर देते हैं और केवल सोचना शुरू कर देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टोले कहते हैं कि वर्तमान क्षण में वास्तव में कोई समस्या नहीं होती। पहली बार सुनने पर यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इस पल में सिर्फ परिस्थितियां होती हैं, समस्याएं नहीं। समस्या तब बनती है जब मन उसके बारे में कहानी बनाना शुरू करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति है तो वर्तमान में आप केवल उसे संभाल सकते हैं, लेकिन मन तुरंत कहेगा, अगर ये गलत हो गया तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, और यहीं से मानसिक पीड़ा शुरू होती है। टोले हमें सिखाते हैं कि जब भी मन बहुत ज्यादा शोर करे तो खुद से एक सरल सवाल पूछो, इस क्षण में वास्तव में क्या कमी है? अधिकतर समय जवाब होगा, कुछ भी नहीं। ये सवाल अचानक हमें सोच की दुनिया से निकालकर वास्तविकता में ले आता है। धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि मन हमेशा हमें किसी काल्पनिक भविष्य की ओर धकेलता है, जबकि जीवन केवल अभी हो रहा है, न कल में न आने वाले कल में। और जिस दिन इंसान ये पहचान लेता है कि उसका मन ही उसकी बेचैनी का मुख्य कारण है, उसी दिन उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। अध्याय 5, वर्तमान क्षण को स्वीकार करना, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब अचानक सब कुछ बहुत शांत लगने लगता है, जब कुछ सेकंड के लिए दिमाग की आवाज रुक जाती है और आप सिर्फ होने का अनुभव करते हैं? वही अवस्था है प्रेजेंस। एखार्ट टोले कहते हैं कि यही हमारी असली प्रकृति है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं। प्रेजेंस कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, न ही ये केवल साधुओं या हिमालय में रहने वाले लोगों के लिए है। ये हर इंसान के भीतर मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग अपने विचारों में इतने खोए रहते हैं कि उन्हें अपने भीतर की ये शांति महसूस ही नहीं होती। टोले बताते हैं कि जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, तब जीवन अचानक बहुत जीवंत लगने लगता है, जैसे पहली बार हम सच में जी रहे हों। उदाहरण के लिए, सोचिए आप किसी सुंदर बारिश को देख रहे हैं। अगर उस समय आपका मन भविष्य की चिंता में उलझा हो तो आप बारिश को देखेंगे जरूर, लेकिन महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप पूरी उपस्थिति के साथ उस पल में होते हैं तो बारिश की आवाज, मिट्टी की खुशबू, हवा का स्पर्श, सब कुछ बेहद गहरा और जीवंत महसूस होने लगता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। वे खाते समय मोबाइल देखते हैं, किसी की बात सुनते समय अपने जवाब के बारे में सोचते रहते हैं, और चलते समय भी मन कहीं और भटक रहा होता है। यानी शरीर यहाँ है लेकिन चेतना कहीं और। प्रेजेंस हमें इस बिखराव से बाहर निकालती है। टोले कहते हैं कि प्रेजेंस का मतलब है इस पल को पूरी तरह स्वीकार करना।
इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ है कि हम हर परिस्थिति का सामना बिना मानसिक विरोध के करें। जब हम किसी स्थिति को लगातार ऐसा नहीं होना चाहिए था कहकर रिजेक्ट करते हैं, तब पीड़ा पैदा होती है। लेकिन जब हम पहले उसे स्वीकार करते हैं, तभी हमारे भीतर उसे सही तरीके से संभालने की शक्ति आती है। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि टोले आध्यात्मिकता को बहुत सरल बना देते हैं। वे कहते हैं कि जागृति कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है, ये अभी इसी क्षण उपलब्ध है। जब आप किसी इंसान को पूरी ईमानदारी से सुनते हैं, जब आप बिना जल्दबाजी के खाना खाते हैं, जब आप कुछ मिनटों के लिए सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तब आप प्रेजेंस में होते हैं। धीरे धीरे प्रेजेंस केवल एक अभ्यास नहीं रहती, बल्कि जीने का तरीका बन जाती है। तब छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है, मन शांत होने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसान पहली बार खुद से जुड़ना शुरू करता है। टोले हमें याद दिलाते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं छिपी हुई, वो हमेशा हमारे भीतर थी। हमें सिर्फ अपने विचारों के शोर से थोड़ा पीछे हटना है, और फिर हम पाएंगे कि जिस सुख और सुकून को हम पूरी दुनिया में खोज रहे थे, वो तो हमेशा इसी क्षण में मौजूद था। अध्याय 6, आंतरिक शरीर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका मन बहुत ज्यादा भागने लगता है, भविष्य की चिंता, पुराने दुख या किसी अनजाने डर में, तब आपका शरीर चुपचाप सिर्फ अभी में मौजूद रहता है? एकर्ट टोले इसी गहरे रहस्य की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसा जीवंत ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है जिसे हम अक्सर पूरी जिंदगी महसूस ही नहीं कर पाते। यही है आंतरिक शरीर। टोले हमें कोई कठिन साधना नहीं सिखाते, वे बस कहते हैं अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथों के भीतर जीवन को महसूस करो। शुरुआत में शायद आपको कुछ समझ ना आए, लेकिन अगर आप थोड़ी देर शांत होकर ध्यान दें तो हथेलियों में हल्की झुंझुनाहट, गर्माहट, कंपन या एक सूक्ष्म ऊर्जा का एहसास होने लगेगा। यही आपके भीतर बहती हुई जीवन ऊर्जा है। यही वो चेतना है जो आपको जीवित रखे हुए है। सबसे अद्भुत बात यह है कि जैसे ही आपका ध्यान शरीर के भीतर जाता है, मन की अनावश्यक आवाजें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि मन हमेशा भूतकाल और भविष्य में भटकता है, लेकिन शरीर केवल वर्तमान में जीता है। शरीर को कल की चिंता नहीं होती, न बीते हुए कल का पछतावा। इसलिए जब आप आंतरिक शरीर से जुड़ते हैं तो आप स्वतः ही अभी में उतर आते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हैं, ऑफिस का दबाव, रिश्तों की उलझन या अचानक आया कोई डर। उस समय आपका मन लगातार नकारात्मक बातें सोच रहा होता है, लेकिन यदि उसी पल आप कुछ सेकंड के लिए अपने शरीर के भीतर ध्यान ले जाएं, अपनी सांस पर, अपने सीने की धड़कन पर या हथेलियों की ऊर्जा पर, तो भीतर एक अलग ही शांति जन्म लेने लगती है। समस्या शायद अभी भी हो, लेकिन उसके ऊपर आपका मानसिक नियंत्रण कम होने लगता है। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय जागरूक होकर स्थिति को देखने लगते हैं। टोले कहते हैं कि आंतरिक शरीर एक लंगर की तरह है। जैसे समुद्र में तूफान आने पर जहाज को स्थिर रखने के लिए लंगर काम आता है, वैसे ही जीवन के मानसिक तूफानों में आंतरिक शरीर हमें वर्तमान में स्थिर रखता है। जब भी मन बहुत अधिक शोर मचाने लगे, शरीर के भीतर लौट आना एक सुरक्षित घर में लौटने जैसा है। धीरे धीरे यह अभ्यास केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहता। आप चलते समय, किसी से बात करते समय, खाना खाते समय, यहाँ तक कि भीड़ में खड़े रहते हुए भी अपने भीतर की उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तब जीवन बदलने लगता है। छोटी छोटी चीजें भी गहरी और जीवंत महसूस होने लगती हैं। पेड़ों की हरियाली, हवा का स्पर्श, पक्षियों की आवाज, सब कुछ पहले से अधिक वास्तविक लगने लगता है। टोले ये भी बताते हैं कि जब हम अपने आंतरिक शरीर से जुड़े रहते हैं तो हमारा शरीर भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तनाव कम होने लगता है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और भीतर जमी हुई बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगती है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियों की जड़ केवल शरीर में नहीं बल्कि लगातार तनावग्रस्त मन में होती है। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश यही है, शांति कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर पहले से मौजूद है। बस आपको अपने विचारों के शोर से थोड़ा नीचे उतरना है और अपने भीतर बह रही उस मौन जीवन ऊर्जा को महसूस करना है। अध्याय 7, द्वार के रूप में शरीर, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। एकहर्ट टोले इस अध्याय में हमें एक बेहद रहस्यमयी लेकिन गहरे अनुभव की ओर ले जाते हैं। अव्यक्त यानी द अनमैनिफेस्टेड। ये वो अवस्था है जो शब्दों, रूपों और विचारों से परे है। इसे आप ईश्वर कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, शुद्ध चेतना कह सकते हैं, लेकिन टोले कहते हैं कि इसका असली अनुभव केवल मौन में ही किया जा सकता है।
वे बताते हैं कि हमारी दुनिया लगातार बदलती रहती है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी शांति मौजूद है जो कभी नहीं बदलती। वही अव्यक्त है, अस्तित्व का मूल स्रोत। अब सवाल यह है कि वहां पहुंचा कैसे जाए। टोले कहते हैं कि जीवन में कई द्वार हैं जिनके माध्यम से हम उस गहरी चेतना को छू सकते हैं, और सबसे बड़ा द्वार है वर्तमान क्षण। जब आप पूरी तरह इस पल में उपस्थित हो जाते हैं, तब मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है, और उसी मौन के पीछे आपको उस असीम शांति की झलक मिलती है। क्या आपने कभी ऐसा पल अनुभव किया है जब आप प्रकृति को देखते हुए अचानक भीतर से शांत हो गए हों? जैसे सूर्यास्त देखते समय, बारिश की आवाज सुनते हुए, या रात के आकाश में तारों को निहारते समय। उन क्षणों में कुछ देर के लिए मन रुक जाता है। वही रुकना, वही मौन अव्यक्त का द्वार बन जाता है। टोले गहरी नींद का भी उदाहरण देते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब न कोई समस्या होती है, न कोई पहचान, न कोई चिंता। फिर भी सुबह उठकर हम तरोताजा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि गहरी नींद में हम अनजाने में उसी स्रोत से जुड़ जाते हैं जहां केवल शांति है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टोले किसी रहस्यमय या कठिन आध्यात्मिक यात्रा की बात नहीं कर रहे। वे कहते हैं कि यह अनुभव हर इंसान के लिए उपलब्ध है। आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं, न घंटों कठिन तपस्या करनी है। बस इस पल में पूरी तरह जागरूक होना सीखना है। जब आप अपने भीतर मौन को जगह देते हैं, तब जीवन की समस्याएं पूरी तरह गायब नहीं होती, लेकिन उनका बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि तब आप केवल परिस्थितियों से नहीं जी रहे होते, बल्कि उस गहरी चेतना से जुड़े होते हैं जो हर परिस्थिति से बड़ी है। इस अध्याय का सार बेहद सुंदर है। हम केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं हैं। हमारे भीतर एक ऐसी असीम चेतना है जो हमेशा शांत, स्थिर और पूर्ण है, और उस तक पहुंचने का रास्ता कहीं दूर नहीं, बल्कि इसी वर्तमान क्षण के भीतर छिपा हुआ है। अध्याय 8, प्रबुद्ध संबंध, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वही कभी-कभी हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बन जाता है? शुरुआत में हर रिश्ता जादुई लगता है। सब कुछ नया, खूबसूरत और रोमांच से भरा हुआ दिखाई देता है। हमें लगता है कि अब हमारी जिंदगी पूरी हो गई है। लेकिन धीरे धीरे वही रिश्ता शिकायतों, उम्मीदों, झगड़ों और दूरी में बदलने लगता है। एखार्ट टोले कहते हैं कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ज्यादातर रिश्ते प्रेम से नहीं, बल्कि जरूरत से पैदा होते हैं। हम अपने भीतर की खालीपन को भरने के लिए किसी दूसरे इंसान का सहारा ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर सामने वाला हमें हमेशा समझे, प्यार दे, ध्यान दे और कभी ना बदले, तभी हम खुश रह पाएंगे। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब हमारी खुशी किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है, तब डर भी पैदा होता है। खोने का डर, अस्वीकार होने का डर, अकेले रह जाने का डर। यही डर धीरे धीरे रिश्तों को भारी बना देता है। टोले बताते हैं कि अधिकांश रिश्ते प्रेम घृणा के चक्र में फंसे रहते हैं। कभी हम किसी को बेहद प्यार करते हैं और अगले ही पल उसी इंसान से नाराज हो जाते हैं। एक छोटी सी बात हमें अंदर तक चोट पहुंचा देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा अहंकार रिश्तों के माध्यम से खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। जब कोई हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो भीतर छिपा हुआ दर्द जाग उठता है। फिर हम शिकायत करते हैं, आरोप लगाते हैं या भावनात्मक दूरी बना लेते हैं। लेकिन एक प्रबुद्ध संबंध बिल्कुल अलग होता है। वहां दो लोग एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी अपनी पूर्णता से जुड़ते हैं। वे ये नहीं कहते कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, बल्कि वे इस जागरूकता में जीते हैं कि मैं पहले से पूर्ण हूं और तुम्हारे साथ इस पूर्णता को साझा कर रहा हूं। यही सच्चे प्रेम की शुरुआत है। टोले कहते हैं कि सच्चा प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, तब हम सामने वाले को बिना किसी निर्णय, डर या अपेक्षा के देख पाते हैं। तब रिश्ता एक बोझ नहीं रहता, वो एक सुंदर अनुभव बन जाता है। वहां नियंत्रण नहीं होता, केवल स्वीकृति होती है। वहां डर नहीं होता, केवल उपस्थिति होती है। कल्पना कीजिए, अगर कोई आपको पूरी तरह वैसे ही स्वीकार कर ले जैसे आप हैं, बिना आपको बदलने की कोशिश किए, और आप भी सामने वाले को बिना शर्त स्वीकार कर ले, वही क्षण प्रबुद्ध संबंध का जन्म है। ऐसे रिश्ते में बहसें हो सकती हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन भीतर प्रेम की शांति बनी रहती है, क्योंकि वहां अहंकार नहीं, जागरूकता काम कर रही होती है।
ये अध्याय हमें ये समझाता है कि प्रेम किसी को पकड़कर रखने का नाम नहीं है। प्रेम वो है जहां दोनों लोग एक दूसरे को आजादी देते हैं, विकास करने देते हैं और साथ मिलकर चेतना में आगे बढ़ते हैं। जब रिश्ता जरूरत से निकलकर जागरूकता में प्रवेश करता है, तभी वो वास्तव में पवित्र बनता है। अध्याय 9, मृत्यु और शाश्वत, बियॉन्ड डेथ द इटर्नल। दुनिया का शायद सबसे बड़ा डर है मृत्यु का डर। इंसान धन खोने से, रिश्ते टूटने से, असफलता से तो डरता ही है, लेकिन सबसे गहरा डर है अपने अस्तित्व के समाप्त हो जाने का। एकहार्ट टोले इस अध्याय में मृत्यु को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने के लिए कहते हैं। वे बताते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि केवल एक परिवर्तन है। हमारा पूरा जीवन शरीर और मन के साथ इतनी गहराई से जुड़ा होता है कि हम यही मान लेते हैं कि मैं यही शरीर हूं, मैं यही विचार हूं। इसलिए जब मृत्यु का विचार आता है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन टोले कहते हैं कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी पैदा नहीं हुआ, इसलिए वो कभी मर भी नहीं सकता। वो है शुद्ध चेतना। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जीवन लगातार बदल रहा है। बचपन गया, युवावस्था आई, पुरानी यादें चली गईं, नए अनुभव आए। शरीर भी हर पल बदल रहा है, लेकिन इन सब बदलावों के बीच एक चीज हमेशा स्थिर रहती है, आपकी उपस्थिति, वो एहसास कि मैं हूं। टोले कहते हैं कि यही आपका वास्तविक स्वरूप है, यही शाश्वत है। मृत्यु का भय तब पैदा होता है जब हम अपने आप को केवल एक रूप तक सीमित कर लेते हैं, लेकिन जब हम वर्तमान क्षण में गहराई से जीना सीखते हैं, तब हमें उस चेतना की झलक मिलने लगती है जो समय से परे है। वही अनुभव हमें भीतर से शांत कर देता है। तब मृत्यु कोई अंधेरा अंत नहीं लगती, बल्कि जीवन के विशाल रहस्य का एक हिस्सा प्रतीत होती है। टोले प्रकृति का उदाहरण देते हैं। एक पेड़ की सूखी पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन पेड़ मरता नहीं। उसी तरह जीवन लगातार रूप बदलता रहता है। शरीर बदल सकता है, लेकिन चेतना बनी रहती है। जब हम इस सत्य को महसूस करते हैं, तब जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। सबसे सुंदर बात यह है कि मृत्यु को समझना हमें वास्तव में जीना सिखाता है। जो इंसान हर पल को पूरी जागरूकता से जीता है, उसे भविष्य का भय नहीं सताता। वो छोटी छोटी चीजों में भी जीवन की सुंदरता देख पाता है। सुबह की हवा, किसी अपने की मुस्कान, पक्षियों की आवाज या शांत बैठकर केवल सांसों को महसूस करना। ये अध्याय हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन किसी पहाड़ पर जाकर साधना करने का नाम नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता है इस क्षण को पूरी तरह जीना, क्योंकि जो व्यक्ति अब में जीना सीख लेता है, वो मृत्यु से भी परे चला जाता है। तब जीवन केवल समय की यात्रा नहीं रहता, बल्कि शाश्वत चेतना का अनुभव बन जाता है। अध्याय 10, सत्य की तलाश, समर्पण और दुख का अंत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सबसे ज्यादा थकान काम करने से नहीं, बल्कि हर चीज से लड़ने से होती है? ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हमारा मन हर पल किसी न किसी चीज का विरोध करता रहता है, और यही विरोध धीरे धीरे हमारे भीतर तनाव, डर और दुख बनकर जमा हो जाता है। एकहार्ट टोले इस अंतिम अध्याय में एक ऐसी बात बताते हैं जो सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। वे कहते हैं, दुख का सबसे बड़ा कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि परिस्थिति के खिलाफ हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। समर्पण यानी सरेंडर। लेकिन यहां समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर बन जाएं या जीवन से भाग जाएं। असली समर्पण का अर्थ है इस क्षण को जैसा है वैसा स्वीकार करना, बिना अंदर से टूटे, बिना शिकायत किए, बिना मानसिक लड़ाई के। मान लीजिए बारिश हो रही है। अगर आप लगातार यही सोचते रहें कि बारिश नहीं होनी चाहिए थी, तो क्या बारिश रुक जाएगी? नहीं, लेकिन आपका मन जरूर बेचैन हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप परिस्थिति को स्वीकार कर लें तो आपका दिमाग शांत हो जाता है और फिर आप सही निर्णय ले पाते हैं। शायद छाता ले लें, शायद इंतजार करें, या शायद बारिश का आनंद ही लेने लग जाएं। टोले बताते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसके खिलाफ लगातार मानसिक लड़ाई हमें वर्तमान से काट देती है। हम जो है उसे स्वीकार करने के बजाय जो होना चाहिए था उसी में फंसे रहते हैं, और यही फंसाव पीड़ा बन जाता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम हर चीज को स्वीकार करने लगेंगे तो हम कमजोर या निष्क्रिय हो जाएंगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। जब मन विरोध करना बंद करता है, तभी भीतर से असली शक्ति पैदा होती है।
क्योंकि तब आपकी ऊर्जा शिकायतों में बर्बाद नहीं होती, बल्कि समाधान में लगती है। सोचिए, जब कोई इंसान गुस्से, डर या तनाव में होता है, तब वो अक्सर गलत फैसले लेता है। लेकिन जब वही इंसान भीतर से शांत होता है, तब वो मुश्किल परिस्थितियों को भी समझदारी से संभाल लेता है। यही समर्पण की ताकत है। ये आपको परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनाता, बल्कि उनसे ऊपर उठने की शक्ति देता है। टोले एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जिस क्षण आप पूरी तरह वर्तमान को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण दुख समाप्त होने लगता है। क्योंकि दुख हमेशा जो है और जो होना चाहिए के बीच पैदा होता है। जैसे ही ये दूरी खत्म होती है, भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। ये अध्याय हमें ये भी समझाता है कि मुक्ति कोई भविष्य की मंजिल नहीं है। ऐसा नहीं कि एक दिन सब समस्याएं खत्म होंगी और तब हम शांत होंगे। असली मुक्ति तो इसी क्षण उपलब्ध है, जब हम अपने भीतर के प्रतिरोध को छोड़ देते हैं। कई बार जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। रिश्ते टूटते हैं, लोग बदल जाते हैं, योजनाएं असफल हो जाती हैं। लेकिन टोले कहते हैं कि हर परिस्थिति में एक छिपा हुआ अवसर होता है, जागरूक होने का अवसर। जब हम दर्द से भागना बंद करते हैं और उसे सचेत होकर महसूस करते हैं, तब वही दर्द हमें भीतर से बदलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि पुस्तक के अंत तक आते आते द पावर ऑफ नाउ केवल एक किताब नहीं रह जाती, बल्कि जीवन को देखने का एक नया तरीका बन जाती है। ये हमें सिखाती है कि शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो तब मिलेगी जब हम अपने मन के शोर से थोड़ा दूर होकर इस पल को पूरी तरह जीना सीख जाएंगे। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब आप वर्तमान क्षण के साथ लड़ना बंद कर देते हैं, तभी जीवन पहली बार आपके पक्ष में बहना शुरू करता है। मुख्य विषय और विचारों की पड़ताल। द पावर ऑफ नाउ के मुख्य विषय और विचार अत्यंत गहन फिर भी सरल और सर्वसुलभ हैं। एकार्ट टोले की पुस्तक का केंद्रीय संदेश है, वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। जीवन का संपूर्ण सार अभी में निहित है। टोले ये स्पष्ट करते हैं कि मानसिक पीड़ा का मूल कारण हमारी मन से तादात्म्य यानी आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड की प्रवृत्ति है। हम अपने विचारों को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। इससे एक निरंतर मानसिक कोलाहल उत्पन्न होता है, जो हमें वर्तमान की शांति से दूर कर देता है। बीइंग की अवधारणा, वो शुद्ध निःशब्द चेतना जो सभी विचारों से परे हैं, इस पुस्तक का आत्मा है। टोले किसी विशेष धर्म या मत से बंधे नहीं हैं। वे बौद्ध, हिंदू, ईसाई और सूफी परंपराओं से समान रूप से प्रेरणा लेकर एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक संदेश देते हैं। पेन बॉडी, प्रेजेंस, सरेंडर और इनर बॉडी जैसी अवधारणाएं पाठक को सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवंत अनुभव की ओर ले जाती हैं। ये पुस्तक आधुनिक मानव को उस चिंता, अवसाद और असंतोष से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है जो हमारे मन की अनावश्यक भटकान से उत्पन्न होते हैं। टोले का ये संदेश न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि हमारे संबंधों, कार्यक्षेत्र और समाज में भी एक गहरा परिवर्तन लाने में सक्षम है। द पावर ऑफ नाउ पढ़ना केवल एक किताब पढ़ना नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है जो पाठक को उनकी वास्तविक प्रकृति से मिलवाती है और जीवन को उसकी परिपूर्णता में जीने की कला सिखाती है।